Well, hello everyone, welcome back to TFS Ride. Hope you all are doing very great. So guys, फिर से एक बिल्कुल न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है एंड ये है हमारा व्लॉग नंबर 11 एंड गाइस इस व्लॉग में मैं बात करूँगा इस मोटरसाइकिल के 1 ईयर के ऑनरशिप के बारे में बिकॉज एज़ यू ऑल नो कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने इसका जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया था. सो 15th ऑफ जनवरी, येस दैट वाज द डे जब मैंने इसको परचेज़ किया था. ये मेरे पास आई थी एंड इट वाज वेरी नाइस, यू नो. एक साल बहुत अच्छे से गुजरा है. सो बेसिकली आज मैं इस मोटरसाइकिल का आपको एक रिव्यू देने जा रहा हूँ एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको ये मोटरसाइकिल परचेज़ करनी है या फिर नहीं करनी है, और आप किसी और बाइक के साथ में जाना चाहते हैं या फिर नहीं जाना चाहते हैं. मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा एंड बाकी देखो, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. मेरा भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है. सो अगर आपको और मेरे ख्यालात मिलते हैं सो डेफिनेटली यू कैन गो विथ माय ओपिनियंस. वेल, पहले यहाँ से ट्रैफिक से निकल जाए, उसके बाद में फिर आपको सारी बातें अपन लोग बताते हैं. ऑल्दो मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो वीडियो है जो इस टाइम पे मैं रात में शूट कर रहा हूँ, मैं इसको दिन में ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ. बट उस टाइम पे हुआ क्या कि जो मेरा एडेप्टर है उसका सी टाइप जो था वो निकल गया था, ठीक है, कैमरे से. तो माइक से आवाज़ ही नहीं आई है. मैं सोचो कंटिन्यूसली मैंने आधे घंटे बात की है और उसके बाद में सारा का सारा किया ज़रा बेकार. वेल, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस ब्लॉग को. अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे मिलती है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मोटरसाइकिल्स एंड साथ ही गाइस अपन लोग 6000 फैमिली जो है वो करने वाले हैं. सो फटाफट से करवा दो यार 6000 सब्सक्राइबर्स. जल्दी से वो रेड वाला बटन सब्सक्राइबर का दबा दो एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. वेल गाइज, ये है 2023 मॉडल डोमिनार 400 यूजी एडिशन. और यूजी एडिशन क्यों? क्योंकि इसमें ये अपग्रेडेड है पहले वाले से. इसमें आपको फ्रंट में जो वाइज़र है, पीछे में आपको टॉप रेक और उसका बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है, नकल गार्ड्स मिल जाते हैं. सो सबसे पहले बात करेंगे इस मोटरसाइकिल की कि मैं क्यों परचेज़ किया. इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने बताई हुई हैं ऑलरेडी, वो आप जाके, मैं आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हो. बट मैंने इस मोटरसाइकिल को जब से परचेज़ किया है तो उसके बाद में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा है, ठीक है. सो सबसे पहली बात करते हैं इसके वेट की एंड उसके बाद में इसको राइड करने की. तो गाइस डेफिनेटली जितनी भी वीडियोस यूट्यूब में देखी होंगी तो सबका यही कहना होता है कि भाई इसका जो हैंडल है ना वो बहुत भारी है, ठीक है. सो डेफिनेटली गाइस इसका जो हैंडल है ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है. फ्रंट से मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम होती है बट जब आप यूज़ टू हो जाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है. उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि इसमें ऐसा कुछ है भी, बिकॉज आप यूज़ टू हो जाते हो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के, और उसके बाद में आपको फील बिल्कुल भी नहीं होने वाला. जस्ट लाइक कि आपकी गर्लफ्रेंड स्टार्टिंग में, अगर मान लो गर्लफ्रेंड या वाइफ है, भाई मोटी है दिखने में या फिर छोटी है या फिर पतली है, तो बाद में रहते रहते हमें आदत हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता. वेल, किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ इस मोटरसाइकिल की मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस की. तो गाइज़ परफॉर्मेंस इज़ नो डाउट एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है. काफ़ी अच्छा रिस्पांस करती है. अगर आप जैसे कि सिटी राइड की बात करो या फिर अगर आप लोग किसी लोकल एरिया की बात करो, सो मैं जहाँ पे रहता हूँ खोड़ा कॉलोनी, तो वहाँ पे ना मुझे मतलब कि आप ये समझो सेकंड गियर इज़ इनफ, है ना. सेकंड गियर, थर्ड गियर, और इससे ज़्यादा मतलब आप बड़े आराम से चला सकते हो. बट ये है कि जब आप सिटी के अंदर राइड कर रहे हो और आपकी स्पीड अगर 5 जैसे कि 50 है, 40 है, तो उस टाइम पे आपको 5th और 6th गियर में राइड नहीं कर सकते, ठीक है. इंजन से हल्की सी वो क्रैंक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है. तो आपको जो अगर 50 की स्पीड है तो आपको मतलब यही लगभग 3rd गियर के आसपास में मेंटेन करना पड़ेगा. 3rd गियर, 4th गियर दिस इनफ. और इसके अलावा पिकअप बहुत अच्छा है इसका, ठीक है. टूरिंग कैपेबिलिटीज़ की बहुत अच्छी है बिकॉज अभी मैंने जस्ट किया भी, मैं अभी चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मेरा पहला ट्रिप था जो इस साल मैंने किया था. अब नेक्स्ट फरवरी में मेरे ट्रिप्स और भी हैं. सो उसके बाद में ऐसे चलते रहेंगे. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो हर बार करता रहूँगा. वेल, वो एक वार्म अप राइड थी जिससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिली और उसके बाद में मुझे ये भी पता चला कि मुझे इसके अंदर क्या अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है. तो फॉग में किया था इसके अंदर, मुझे हज़ार्ड्स के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं तो मैंने हज़ार्ड लाइट इसके अंदर इंस्टॉल करवाई.
उसके बाद मैंने एक अच्छा इसमें मोबाइल माउंट इंस्टॉल करवाया। उसके बाद बिकॉज मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, सो दैट्स वाई मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे मेरी बाइक में ना हैंडल राइजर्स होने चाहिए, फिर मेरा हैंडल थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। बिकॉज आप जितनी भी ADV देखोगे तो उसमें हैंडल थोड़ा सा अपराइट होता है। मेरी हाइट ज़्यादा है, इस वजह से ये हैंडल मेरे लिए थोड़े से नीचे थे, तो मैंने इसमें हैंडल राइजर्स लगवाए, जिस वजह से अभी ये प्रॉपर टूरिंग के लिए रेडी हो चुकी है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे कर रही है। और अभी मैं जब चला रहा हूँ तो बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। बट अगर आपकी हाइट जो है 5'8" या फिर 5'7", 5'5" के आसपास की है, नो डाउट आप बहुत बड़े आराम से बहुत मज़े के साथ में इस बाइक को राइड कर सकते हो। ठीक है, बाइक का जो इंजन, अगर इंजन के क्षमता की बात करो या फिर इंजन के परफॉर्मेंस की बात करो, सो गाइज़ ये जो है मतलब आपके नेचर के अकॉर्डिंग बाइक रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रूटल नहीं है, जस्ट लाइक ए ड्यूक 390। बट हाँ, आप मिड रेंज पे इसका पिकअप बहुत तेज़ है। मिड रेंज पे जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो बहुत तेज़ है। ठीक है, और आप इसको जिस तरीके से राइड करना चाहते हो, आप कंपटीशन में हमेशा रहोगे ड्यूक के साथ में, इस मोटरसाइकिल के साथ। और प्राइस के हिसाब से भी, बिकॉज ड्यूक का जो प्राइस है राइट नाउ इट्स 3,70,000 रुपीज़, एंड ये आज भी आपको 2,80,000 के आसपास में मिल जाती है। वेल मैं गलत रास्ते आ गया, सॉरी। सो ये क्या बदतमीज़ी है ये। नो, हम इसी वाले रास्ते से चलेंगे। इधर तो बहुत जाम दिखा रहा है यार। भाई साहब मैप ने मेरे को घुमा दिया और मैं घूम गया। सो वी विल टेक दिस वे, ये अपने लिए बहुत अच्छा रास्ता है। सो येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस। सो गाइज ये आपके मूड के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। जस्ट लाइक कि आपको अगर स्लो चलना है सो यू विल फील कि यार क्या बेहतरीन मशीन है, कितना आराम से चलती है, बहुत मज़े में, साउंड इसका बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और, ड्यूक के मुकाबले इसका साउंड बहुत अच्छा है। ठीक है, अगर आप एग्जॉस्ट लवर हैं, ठीक है, और आप पुलिस के चालान से बचना चाहते हैं तो गाइज़ इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज़ इसका जो एग्जॉस्ट है ये बहुत बेहतरीन है। मैंने जब ड्यूक 390 चलाई, हेलमेट लगाने के बाद आवाज़ गायब। सेम हेलमेट लगाने के बाद इसमें से एग्जॉस्ट का साउंड जो था वो मुझे आ रहा था। इट मीन्स कि एग्जॉस्ट इसका बहुत अच्छा है, बेसी नोट है। एंड डिज़ाइन भी इसका आज भी ऐसा है कि लोग मुड़ के पलट के ज़रूर देखते हैं। और मैं डेली कम से कम ऐसे अगर 10 में से मैं बताऊं तो आपको 2 से 3 लोगों से ज़रूर मिलता हूं जो देख के वाओ यार क्या बाइक है। तो कल तो एक बंदा मुझसे पूछने भी लग गया कि भाई ये कितने की बाइक है। सो मैंने कहा भाई नियर बाई 3 लाख रुपीज़। तो कहता इतनी महंगी, इतने में तो कार ले लेते। तो आपने ये कार क्यों नहीं ख़रीदी, ये बाइक क्यों ख़रीदी? मैंने कहा सर बिकॉज़ तभी तो आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर मैंने माइलेज के हिसाब से अगर 100 सीसी की या फिर 150 सीसी की बाइक ले ली होती तो क्या आप मुझसे बात करते, क्या आप मुझसे पूछते? ऑल्दो बिग रिस्पेक्ट फॉर 150 सीसी और 100 सीसी मोटरसाइकिल, बिकॉज मैं भी वहीं से उठ के आया हूँ। बट शौक़ और ड्रीम थे जो पूरे करने थे, सो मैंने किए। एंड इसके बाद बात करूँगा इसके मेंटेनेंस की। तो गाइज़ मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ओवरऑल ठीक है मेंटेनेंस इसका। बस इसमें एक चीज़ रहता है कि जैसे इसकी जो सर्विस है, ठीक है, तो सर्विस की जो कॉस्टिंग है वो अराउंड 2,000 रुपये के आसपास है। और टायर जो है, टायर की भी जो कॉस्टिंग आती है, अगर मैं फ्रंट एंड रियर टायर की बात करूँ तो ये लगभग आपको 8,000 रुपये में दोनों टायर मिल जाते हैं। 8 से 9,000 रुपये में जो इसके अंदर स्टॉक टायर आए हुए हैं। बाकी आप जो अपग्रेड करोगे तो वो अलग होता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग भी अगर आप देखो तो लगभग 15,000 से लेके 20,000 तक आपके टायर चलते हैं। ऊपर से इसका जो डिस्क पैड है, अभी तक मेरा डिस्क पैड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ पीछे वाला मैंने चेंज किया था क्योंकि पीछे वाले पे ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो वो घिसने ही बंद हो गए थे। पीछे की जो ब्रेक्स हैं वो मेरे को लगभग पड़े 200 या फिर कुछ रुपए के। एंड अगेन मैं किसी और कंपनी की बात करूँ, जस्ट लाइक कि KTM की बात करूँ, तो KTM का जो पीछे वाला आता है डिस्क पैड वो कॉस्ट करता है लगभग 1,800 रुपीज़। एंड अगर मैं BMW की बात करूँ, BMW G310 के आसपास की, तो उनमें आता है लगभग 3 से 4,000 रुपये का, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग इसका बहुत सस्ता है, किफ़ायती है, और ब्रेकिंग इज़ गुड, ठीक है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग मिलती है इसमें भी। एंड उसके बाद इंजन ऑयल का जो खर्च है वो लगभग इसमें आता है 1,400-1,500 रुपये के आसपास का इंजन ऑयल का खर्च आता है, ठीक है, ज़्यादा का इंजन ऑयल का खर्च नहीं है। बाकी जब जितनी भी जो पेड सर्विसेज थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो इसके बाद जो अब बारी आती है इसमें मतलब जितनी भी फ्री सर्विसेज थी वो ख़त्म हो गई है, बारी आती है पेड सर्विसेज की। तो 500 रुपये लेबर चार्ज मान के चलो। एंड
ये लगेगा हर 10,000 किलोमीटर पे, या फिर मतलब ऐसा कह सकते हो कि 800 रुपये 4 सर्विस पे लगेंगे और 2,500 से 3,000 के आसपास मेरी 5th सर्विस पे लगेंगे। तो वो भी अभी 1 साल के बाद ही आएगी वो चीज़ भी। और अभी इसका जो इंश्योरेंस है वो आया हुआ है, तो इंश्योरेंस मुझे क्लेम कर इंश्योरेंस इसका लेना है मुझे, बिकॉज एक्सपायर हो गया। तो इंश्योरेंस के लिए मैंने जब पता किया था तो इसका इंश्योरेंस ऑलमोस्ट जो था वो हर कंपनी का डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट पॉलिसी डिफरेंट प्राइस दे रहे हैं। सो मैंने ICICI लोम्बार्ड का पता किया था, तो वो लगभग 5,200 रुपये के आसपास वो चार्ज कर रहे हैं। एंड मुझे जो इसकी टोटल वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, वो मिल रही है मुझे 1,96,000 रुपीज़, जिसमें ज़ीरो डेप्थ भी है, ठीक है, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो ये आपके साल भर के बाद ये वाला खर्च भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, कि 1 साल के बाद में आपका मतलब 5,000-5,500 रुपये का जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो आएगा, ठीक है। और उसके बाद में सर्विस 10,000 रुपये तो ज़्यादा खर्च नहीं होता, 2,000 रुपये खर्च होते हैं। उसके बाद में फिर आगे के चार्जेस जो हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में मेजर प्रॉब्लम जो इसके अंदर आई थी अभी एक गाड़ी स्टार्ट ना होने की, तो उस कंडीशन पे मुझे सर्विस सेंटर से ही वारंटी में मिल गया था, बिकॉज 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी है इंजन की, ठीक है। तो वहाँ से वो चेंज हो गया था, सो वो एक बेस्ट बात रही मेरे लिए। सो इसके अलावा सच ऐसा कुछ खर्च नहीं हुआ है। हाँ, इसका टायर जब फट गया था, एक बार वीडियो अपलोडेड की हुई थी मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। तो वो क्योंकि अनकंडीशनल वारंटी MRF में नहीं आती है, बट स्टिल मैंने उसको ज़िद पे, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी ज़िद के हिसाब से मैंने उसको चेंज करवा लिया, ठीक है। तो जहाँ 5,000 खर्च होने थे वहाँ पे सिर्फ 500 खर्च हुए, तो वो मेरे को एक सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि हाँ यार ठीक है, काम निकल गया अपना। इसके अलावा मैंने सच ऐसा कुछ खर्च मेरा अभी तक आया नहीं है, हाँ, सिवाय पेट्रोल का। पेट्रोल का खर्च अगर बताऊं आपको तो नियर बाय 44,000 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल पिछले 1 साल में खर्च हो चुका है इस मोटरसाइकिल पे। तो ये वाला खर्च आप कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो साल भर का जो खर्च है आप बड़े आराम से ऐसा मान के चलो कि अगर मैं 44-45 हज़ार रुपये, वो क्योंकि मैं एवरेज निकाल के चलता हूँ, ठीक है, तो इस वजह से, अदरवाइज़ 44 और 5,000 रुपये इंश्योरेंस, 50,000, लगभग ऐसा मान के चलो कि 70,000 रुपये के आसपास का जो खर्च है ना, वो 1 साल में इस मोटरसाइकिल के ऊपर रहने वाला है। तो ये खर्च आपको बेयर करना पड़ेगा अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो। वेल, जितना मेरा खर्च हुआ है। इसके अलावा जहाँ तक बात करूँ मैं इसके पार्ट्स की, तो गाइज़ पार्ट्स इसमें मतलब अपग्रेडेशन की, और इसके बाद मैंने इसमें क्या अपग्रेड किया है, तो अगेन आई टोल्ड यू कि मैंने इसमें ये जो मोबाइल माउंट है वो लगवाया, हैंडल राइजर्स लगवाए, और ये इंडिकेटर इसके अंदर मैंने हज़ार्ड्स ऑन लगवाया, ताकि जब भी मतलब धुंध होती है या फिर कोई भी ऐसी रेनी सिनेरियो में जब बाइक राइड करनी पड़ेगी तो उस टाइम पे मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ रहा। बाकी मुझे ऑल्दो कुछ ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इसमें हर एक चीज़ ऑलरेडी मिली हुई है मुझे। ब्रेक भी मिला है और बैक रेस्ट भी मिला है, नकल गार्ड्स भी मिले हुए हैं, ठीक है, वाइज़र भी मिला हुआ है, चार्जिंग पोर्ट भी मिला हुआ है, और तो ये सब कुछ बहुत बेस्ट रहा। एंड नेक्स्ट इसके बाद एक बात और करूँगा आपसे कि हाँ, आप इसका जो फ्यूल है वो कैसे मैनेज कर सकते हो। सो गाइज़, इस बाइक पे मैंने 41 किलोमीटर पर लीटर का भी जो माइलेज है वो क्लेम किया। वो कैसे किया, बिकॉज़ देखो ये मोटरसाइकिल ऐसी है कि अगर आप इससे माइलेज निकालने के पर्पज़ से इसको राइड करोगे तो ये आपको माइलेज दे देगी, बहुत अच्छा दे देगी। 35 तक आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, 30-35 माइलेज आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। और कई बार इसने मुझे 12 का भी माइलेज दिया है। तो मेरा एवरेज माइलेज जो आता है वो इस मोटरसाइकिल पे 25 है ना, जो अभी तक मैंने कंटिन्यूसली निकाला होगा पूरे इंटायर जर्नी में जब से मैंने इसको परचेज़ किया है। तो इसके लिए बहुत सिंपल से टिप्स होती हैं। टायर का प्रेशर आपको बहुत अच्छा रखना है, क्या टायर का प्रेशर आप अच्छा रखोगे तो डेफिनेटली चीज़ें चलेंगी। चेन आपकी हमेशा ल्यूब रहनी चाहिए, ठीक है, अच्छी टाइट, जैसे ना बहुत लूज़ है आप उसी पे चलाए जा रहे हो का होना, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है आपकी गाड़ी के माइलेज में। और इसके अलावा गाड़ी को आप डेली 50-60 की स्पीड में चलाओ, बहुत ज़्यादा ब्रूटल आप एक्सेलरेशन मत करो। एंड नेक्स्ट इसके अलावा जो बात रहती है वो ये है कि इसके और भी कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि जो कि 15-16 हज़ार पे ख़राब हो जाते हैं, जिसमें से एक है चैन स्प्रॉकेट। सो चैन स्प्रॉकेट की बात अब मुझे जहाँ तक समझ में आती है, मेरी एक छोटी सी राय है कि आप चैन ल्यूब और चैन क्लीनर के ऊपर पैसा खर्च करने से बेटर है आप डीज़ल को यूज़ करें। डीज़ल में हल्का सा इंजन ऑयल मिक्स करके
ठीक है। उससे आप क्लीन करोगे तो वो ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा, उससे आपका क्या है कि पैसा भी बचेगा। बिकॉज़ जब आप इस मोटरसाइकिल को लेने के बाद में इस चैन को बचाने के लिए, क्योंकि चैन की जो लाइफ है वो 15,000 किलोमीटर तक की होती है, वो 3-3.5 हज़ार रुपये बचाने के लिए आप 3-3.5 हज़ार रुपये लगा देते हो, ठीक है। तो यानी कि आपने 30,000 किलोमीटर का खर्चा जो है वो 15,000 किलोमीटर में ही कर दिया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप इसमें डीजल और इंजन ऑयल लगा के इसको चैन को ल्यूब करते हो, ठीक है, और उसके बाद में अगर आपकी गाड़ी 12,000 किलोमीटर भी चलती है तो वहाँ पे आपका खर्च मतलब आप 6,000 रुपये में बड़े आराम से 25,000 किलोमीटर तक अपनी बाइक को ड्राइव कर सकते हो। तो कितना फ़ायदा है ना, 6,000 में जहाँ 15 ही चलनी थी वहाँ पे अब 6,000 में आपकी गाड़ी जो है वो 25,000 किलोमीटर तक चल सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा गाइज़ अभी और सच मैं बताऊं तो टॉप स्पीड भी इसकी मेरे को बहुत अच्छी मिल जाती है, उससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें बहुत नेगेटिव भी मेरे को मिली, जस्ट लाइक कि यहाँ पे जो स्क्रीन है इसके ऊपर एक वाइट दाग सा आया हुआ है, और ये बहुत सारे डोमिनार ऑनर्स को पता भी होगा। अगर कोई डोमिनार ऑनर है जो ये वीडियो देख रहा है तो मुझे प्लीज़ बताना कि क्या आप अभी पता है फिर से एक गड़बड़ हो गई थी कि मैंने एडेप्टर लगाया नहीं और मैंने बातें भी कर ली। मेरे गोप्रो का जो बैटरी था वो ख़त्म हो गया था, उसको मैंने चार्ज किया और इसी सेम चार्जर से। एंड राइट नाउ ये थोड़ा सा चार्ज हुआ है तो मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा इसी जगह पे। मैं आपसे ये कह रहा था कि आई डोंट नो मैंने क्या डिस्कशन किया क्या नहीं किया, मुझे इतना याद नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं वही चीज़ें बार बार रिपीट करता रहूँ। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। एंड अगर कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई है या फिर जो मैं नहीं बता पाया हूँ या फिर जो आप जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा एंड डेफिनेटली मैं उनके ऊपर शॉर्ट्स बना के अपलोड करूँगा। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस बहुत आपको आंसर बहुत आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग ही मिलने वाले हैं और बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। ऑल्दो यहाँ पे बहुत लंबा जाम लग गया है। वेल गाइज़ मुझे आपसे ये भी जानना है कि आपको मुझ में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, मेरे अंदर सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, मेरे बात करने का तरीका या फिर मेरे वीडियो बनाने का तरीका या फिर मेरा राइडिंग स्टाइल, मेरी नॉलेज। सो जो भी आपको पसंद है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपने अंदर और भी इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूं। और मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है वो भी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं ताकि मैं उसको और भी इम्प्रोवाइज़ कर सकूं, ताकि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं। वेल ये है DND दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। एंड पहले यहाँ पे टोल लगता था बट अब टोल नहीं लगता है, काफ़ी टाइम हो गया टोल को बंद हुए। और मैंने 1-2 बार यहाँ पे टोल पे किया है, जिस टाइम पे मैं एक्सिस बैंक में वर्किंग था। आई थिंक 2017 के आसपास की बात होगी। उसके बाद से कभी यहाँ पे टोल जो है वो नहीं लगा। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है। सो दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके वहाँ पे कैसी है ठंड? हाँ, एक चीज़ मैं और भी बोलना चाहूँगा, यहाँ पे मेरे मीटर पे आप देखोगे एक इस जगह पे आपको हल्का सा निशान दिखेगा। सो ये आई डोंट नो कि कैसे हो गया बट बहुत सारे जो डोमिनार ऑनर हैं मैं उन सभी से पूछना चाहूँगा कि क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी, बिकॉज मेरे ग्रुप में तो 2-3 लोगों के साथ में ये वाला जो इशू है ये आया है कि इसकी इंस्ट्रूमेंटल कंसोल पे ये लाइन आ गई है। और मैंने ये ऑल्दो अपने जो सर्विस सेंटर है उनके साथ भी शेयर किया है, तो उन्होंने बोला है कि एक बार देखते हैं कंपनी से क्या इसके ऊपर रिवर्ट आता है तो वो हम करेंगे। अदरवाइज़ आप लोग हो ही फुल सपोर्ट रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं अपन लोग, धज्जियाँ उखाड़ के रख देंगे, धागा खोल देंगे, जिसको बोलते हैं ना महेंद्र सिंह धोनी वाला स्टाइल उनकी मूवी में कहता है जब धागा खोल दिया है धागा तो वैसा वाला कुछ। वेल गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड अगेन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर, कुछ ही रह गए हैं। आई थिंक 70 के आसपास जो सब्सक्राइबर्स और रह गए हैं। एंड वेरी सून वी हैव टू कंप्लीट 10,000 सब्सक्राइबर्स। सो उसका एक टारगेट लिया है मैंने। एंड जितना आपका सपोर्ट होगा, जितना आप सपोर्ट कर पाएंगे तो उसके बिहाफ पे हम अपनी फैमिली को और भी बड़ा बना पाएंगे। एंड नामुमकिन कुछ भी नहीं है। सो जो रेजोल्यूशन लिया था उसके ऊपर मैं उसके बिल्कुल बराबर तो नहीं चल रहा हूँ बट उससे थोड़ा सा पीछे हूँ, बट डेफिनेटली आई विल कंप्लीट दैट वेरी सून। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। TFS राइड साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।